नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एनर्जी संकट, आयात पर निर्भरता और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के इस दौर में क्या फ्लेक्स फ्यूल एक बड़ा विकल्प बनकर उभरेगा? एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल को लेकर तमाम आशंकाओं के बीच सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और अब ऑटो कंपनियां भी सरकार के साथ चलती हुई दिखाई देती हैं। पहले हीरो मोटोकॉर्प और फिर मारुति ने फ्लेक्स फ्यूल वाली बाइक और कार बाजार में उतार दी है। सरकार पेट्रोल में 85% तक एथेनॉल मिलाने का इरादा रखती है, तो आखिर चल क्या रहा है? लोग अपनी गाड़ी में ब्लेंडेड पेट्रोल डलाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त शायद नहीं हुए हैं, तो क्या अब फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां खरीदना सही रहेगा? आज ही हम इसे डिकोड करेंगे। राइट, तो 4 जून को मारुति ने देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल वाली कार लॉन्च कर दी। मारुति ने छोटे कारों के सेगमेंट की पॉपुलर मॉडल वैगन आर का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन उतारा है। वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल पूरी तरह पेट्रोल वैगन आर के जैसी ही लगती है, लेकिन इसका इंजन इसे थोड़ा अलग बनाता है। अब इस देश में जो भी गाड़ियां चल रही हैं वो ज़्यादा करके E20 का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल। लेकिन मारुति का दावा है कि नई वैगन आर पेट्रोल और एथेनॉल के अलग अलग अनुपात के साथ तालमेल बिठा लेगी। इसका इंजन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अलग अलग मात्रा में एथेनॉल की ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल के ये इंजन पहचान जाएगा और उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट भी कर लेगा। ये वैगन आर स्टैंडर्ड पेट्रोल से लेकर E100 ब्लेंडेड पेट्रोल तक की पहचान कर सकती है और उसके साथ तालमेल बिठाकर चल सकती है। मारुति ने कहा है कि ये सिर्फ एक नई कार नहीं, ये भारत की एनर्जी जर्नी का एक नया चैप्टर है। इस लॉन्च इवेंट में खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। दोनों मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि आने वाले समय में फ्यूल के कई विकल्प लाना जरूरी है ताकि पेट्रोलियम इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जा सके और नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य की तरफ बढ़ा जा सके। ये कार भी आप देख सकते हैं, ये वही मारुति की नई वैगन आर है। दिखने में बिल्कुल जो रेगुलर वैगन आर जैसी है वैसी है, लेकिन ये चलती है फ्लेक्स फ्यूल पर जो E20 से E85 इनफैक्ट E100 तक को एडजस्ट कर सकती है। राइट, तो ये तो बात हो गई कार की, लेकिन इससे पहले हीरो मोटोकॉर्प ने पहली फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स भी लॉन्च कर दी थी। यहां भी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी दोनों मौजूद थे। हीरो ने स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स के फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट लॉन्च किए हैं। ये बाइक्स भी E20 से E100 तक के फ्यूल ब्लेंड पर चल सकेंगी। ये बाइक्स अलग अलग इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग के साथ बिना इंजन बदलाव के काम कर सकती हैं। हीरो का कहना है कि ये मॉडल जयपुर के इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में विकसित किए गए हैं। इनकी बिक्री जुलाई से शुरू होगी। स्प्लेंडर प्लस की कीमत है 82,810 रुपये और HF डिलक्स की कीमत है 72,792 रुपये। तो ये भी जैसे कार हो गई, इसके भी दृश्य आपको दिखा सकते हैं कि कैसी दिखती हैं ये बाइक्स। ये भी आपको रेगुलर बाइक की तरह दिखाई देंगी, लेकिन इनका इंजन अलग है जो कि E20 से E85 इनफैक्ट E100 पेट्रोल ब्लेंड को पहचान सकता है और चल सकता है। इसीलिए फ्लेक्सी फ्यूल है, चाहे E20 डालिए, E50 डालिए, E85 डालिए, E100 डालिए, सबको पहचान लेंगी और ये बाइक और ये कार चल जाएंगी। राइट, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या हैं। जी हाँ, ये गाड़ियाँ पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड करके बनाए गए ईंधन के लिए बनी हैं। ये E20 से E85 और कुछ मामलों में, जैसा मैंने कहा, E100 पेट्रोल से भी चलाई जा सकती है। इन गाड़ियों की इंजन खुद ये पहचान कर लेते हैं कि पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिलाया गया है और ब्लेंडिंग के हिसाब से खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं। जहां तक भारत की बात है तो अभी हम E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है और मारुति और हीरो के व्हीकल्स आने के बाद कई और कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स ला सकती हैं। दूसरी तरफ सरकार भी तैयार है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन देश भर में खोले जाएंगे। शुरुआत में 50 से 100 फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन लॉन्च किए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे और नागपुर कॉरिडोर को चुना गया है। सरकार का लक्ष्य है इस साल के आखिर तक देश के बड़े शहरों में 500 या प्रमुख शहरों में मैं कहूं 500 स्टेशन और 2027 के आखिर तक पूरे देश में कम से कम 5000 फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन बनाने का लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है। तो अब फ्लेक्स फ्यूल समझ लिया, फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां समझ ली, E20 पेट्रोल हो या E80 पेट्रोल हो, E50 हो या E100 हो, E85 हो,
इन सब के साथ गाड़ियां चल पाएंगी। लेकिन आपके और हमारे लिए, कंज्यूमर के लिए इसमें क्या है, कितने ऑप्शन आ गए हैं। जो रेगुलर पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं वो हैं, फ्लेक्स फ्यूल हो गई, ईवी हो गई, हाइब्रिड हो गई। भाई हम कैसे डिसाइड करें कि क्या लेना है और क्या नहीं, और कौन सा हमारे लिए काम का है। इसीलिए हमने कहा कि आज हम जरा इसे समझते हैं अच्छी तरह, और इसके लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट है। ओवरड्राइव के एडिटर क्रांति संभर, ऑटो एक्सपर्ट विकास योगी, आप दोनों का ही स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फ्लेक्स फ्यूल पे। जितना मुझे याद आता है, एक बार पहले भी हमने फ्लेक्स फ्यूल की चर्चा की है, लेकिन अब तो गाड़ियां भी मौजूद है, राइट क्रांति? तो सबसे पहले तो शुरुआत फ्लेक्स फ्यूल से ही कर लेते हैं। वैसे तो बहुत आसान है इसको समझना कि आपका एक जो रेगुलर पेट्रोल है उसमें आपने 20% एथेनॉल मिलाया। एथेनॉल क्या है? गन्ने से निकलने वाला एक बाय प्रोडक्ट है, केमिकल मान ले हम तो उसको, और वो मिला के आपने गाड़ी में डाल दिया, आपकी गाड़ी वैसे ही चल रही है। लेकिन अब E50, 70, 85, 100 इतनी सारी ब्लेंडिंग, और एक सवाल मन में आता है कि जब E100 हो जाएगा तो पेट्रोल कहाँ बचा? क्या पूरी की पूरी इथेनॉल पे गाड़ी चल जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, तो E100 का मतलब ही ये है कि वो पूरी तरह से इथेनॉल के बेस पर ही चलेगा। थोड़ा बहुत जो उसमें हाइड्रस एलिमेंट, दो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि हम ब्राज़ील के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, और ये भी कि मान लीजिए आप ब्लेंडिंग के लिए फ्यूल को लेके या इथेनॉल को लेके जा रहे हैं किसी डिपो में, किसी रिफाइनरी में, तो वो भी डीजल की गाड़ियों में जाएगा। तो उसे भी कम करने के लिए हम लोग जो सोच रहे हैं, भारत में जो अभी तक सोचा जा रहा है वो ये कि E100 जो है हाइड्रस वाला, यानी 100%, ऑलमोस्ट 100% जो इथेनॉल है उसी मॉडल को फॉलो किया जाएगा। और जी, उसमें गैसोलीन या पेट्रोल नहीं होने वाला है विपिन। राइट। तो विकास, मुझे एक बात, अच्छा उससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल हमेशा आता है कि जब भी विकास योगी आते हैं CNBC आवाज पे, कार में या किसी गाड़ी में बैठे रहते हैं, तो ये आपका जो स्टूडियो है वही ऐसा दिखता है या वास्तव में हर बार गाड़ी के अंदर होते हैं? जनरली आप जिस टाइम मुझे फोन करते हैं, या तो मैं किसी हाईवे पे होता हूँ या फिर मैं घर की तरफ जा रहा होता हूँ, तो मैं जनरली कार में ही होता हूँ। तो ऐसा स्टूडियो नहीं है, ये कोइंसिडेंस है कि मैं हमेशा गाड़ी में पाया जाता हूँ। चलिए, गाड़ी की बात और गाड़ी से बात तो कितनी अच्छी है, कोई बात नहीं। अब एक सवाल और है जो दर्शकों के मन में भी आएगा, मेरे मन में भी आ ही रहा है कि अगर ये इतना सिंपल है कि आपने पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड कर दिया, 20, 40, 50, 60, 80 और 100 तक भी अगर आप ब्लेंड कर गए, तो क्या हमने पेट्रोल का विकल्प ढूंढ लिया? फिर हम पेट्रोल हटा ही देते हैं, हम गन्ने की खेती करें, खूब सारी गन्ना भी खाएं और गाड़ी भी चलाएं? आई थिंक हेलो, हाँ जी, हाँ, आई थिंक वो ही इकोनॉमीज एक्सप्लोर कर रही हैं इसको, जहां पर एक्चुअली फ्यूल इंपोर्ट का बिल बहुत ज्यादा है या फिर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट्स पे। तो ब्राजील ने करके दिखाया है, हम भी उस तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो ये सच बात है कि हमें ऑल्टरनेट तो ढूंढना पड़ेगा। अब वो ऑल्टरनेट आप ग्रेजुअली ढूंढें कि हमें इलेक्ट्रिक की तरफ भी जाना है, हमें फ्लेक्स फ्यूल भी लाना है, हमें बाकी सब चीज़ें भी लानी है, इथेनॉल ब्लेंडिंग भी बढ़ानी है, डीजल में भी कुछ मिक्स करना है। तो ओवरऑल दिशा वही है हम सबकी कि हम डिपेंडेंस जो हमारी है इंपोर्ट्स पे, क्रूड इंपोर्ट्स पे, उसको कम करें। और आई थिंक उसमें गलत भी नहीं है कि एक इकोनॉमी जिसका बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड पे चलता है, अगर हम एक ऑल्टरनेट ढूंढ पाए, एक अच्छा विकल्प ढूंढ पाए, तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। और ब्राजील ने करके दिखाया है, तो आई थिंक हम भी उस दिशा में जा सकते हैं। तो क्रांति, अभी तो देखिए जो हमें पेट्रोल मिलता है वो तो पेट्रोल के भाव में मिलता है, और वो E20 ही होता है जिसमें 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है। लेकिन आगे चल के ये 25 की बात हो रही है, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, तो अगर मैं ग्राहक की तरह पूछ रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए इसमें कोई फ़र्क नहीं है? मेरे को पेट्रोल के भाव पे मिलने वाला, और फिर उसके अंदर ब्लेंडिंग के लेवल चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर वो कुछ सस्ता भी होगा? यहाँ पे दो तीन चीज़ें थोड़ी साफ करनी चाहिए हमें, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं अलग अलग तरह से चल रही हैं सोशल मीडिया में खासकर। फ्लेक्स फ्यूल और जो हम ब्लेंडिंग E20, E25 की बात कर रहे हैं, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल वाली जो गाड़ियाँ हैं वो दरअसल ऐसे सेंसर के साथ आएंगी, ऐसे फिटिंग या फिटमेंट के साथ आएंगी, कंपोनेंट के साथ आएंगी, जो आपके मान लीजिए E85 है, तो E85 तक के जो ब्लेंड है वो झेल सकता है वो मशीनरी। वो हो सकता है E40 भी हो, E35 भी हो, E50 भी हो। तो एक फ्लेक्स बेसिकली ये है कि आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि पेट्रोल पे चलाएं या उस हद तक की ब्लेंडिंग के इथेनॉल ब्लेंड के ऊपर चलाएं। लेकिन फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां अलग हैं। हम जिस फ्यूल को अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्लेंड
ब्लेंडेड इथेनॉल फ्यूल है, और वो अभी जो बात कही जा रही हो 20% की है, E20 है, प्लस माइनस 1% अगर होगा भी तो दाएं बाएं ये थोड़ा बहुत होगा, बट जो सरकारी जो नोटिफाइड जो लिमिट है वो 20% है, जिसमें 20% इथेनॉल है, और ये सभी गाड़ियों के लिए लागू है। तो यहाँ फ्लेक्स फ्यूल में जो आपके पास चुनाव है कि आप एक नई गाड़ी लेंगे जो फिट होगी ऐसे कंपोनेंट से जो उस लेवल के 100% इथेनॉल या 85% इथेनॉल तक को झेल सके, और दूसरा ये जो बेस जो ब्लेंड है वो सभी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। तो अभी जो चर्चा है, जो सबसे ज़्यादा जो जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि अभी हाल में जब सरकार ने नोटिफाई किया E22, E25, 27 और E30 तक, तो यहाँ पे ये ब्लेंड क्या हम मौजूदा गाड़ियों पर इस्तेमाल होगा या उनमें होगा या नहीं, इसको लेकर आमतौर पर थोड़ी सी एंग्जाइटी सोशल मीडिया में देखने को मिली है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे उसमें बिल्कुल ही वाजिब चीज़ है, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल हम बात करें उसकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस जो जिसे अंग्रेजी में हम लोग आजकल कहते हैं डेल्टा, इस डेल्टा को एड्रेस करे। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं इथेनॉल फ्यूल जो है, अगर आप फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ी ले रहे हैं तो उसके लिए एक अलग गाड़ी लेनी पड़ेगी, यानी एक नई खरीद है। जो इथेनॉल का कैरेक्टर है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, जिसे हमें कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी कहते हैं, क्योंकि उसकी एक तरह से ऑक्टेन जो है ताकत थोड़ी सी ज़्यादा हो जल के मिल सकती है, लेकिन उसकी एनर्जी जो डेंसिटी है वो कम है, यानी फ्यूल एफिशिएंसी वो कम देगी। तो ग्राहकों को उस तरफ थोड़ा सा पुश करने के लिए, नज करने के लिए हमें फ्यूल की कीमतों को कम करना पड़ेगा सरकार को। ये ज़रूर अभी तक मैं कंसेंसस देख रहा हूँ, जितने भी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से मेरी बात हुई है, तो फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा क्रूशल होंगे उनमें, जब हम E85 या E100 वाली गाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो विकास, मुझे ये बताएं कि इस समय दो बाइक्स भी आ गई हैं देश के अंदर जो फ्लेक्स फ्यूल पे चल रही हैं, और इनफैक्ट अब तो कार भी आ गई है, वैगन आर। लेकिन एज ए कंज्यूमर मैं ये गाड़ियां क्यों खरीदूं? आई थिंक सबसे, जैसे क्रांति ने ऑलरेडी टच कर दिया उस पॉइंट को, कि हमें कन्विंस करना है कंज्यूमर को कि क्यों आपके लिए बेटर ऑल्टरनेटिव है, और वो ऑल्टरनेटिव तब ही साबित होगा जब गवर्नमेंट, ऑयल कंपनीज मिलकर ये डिसाइड करें कि अगर आप E85, E100 हमें फ्यूल दे रहे हो, हायर इथेनॉल कंटेंट अगर आप दे रहे हो, फ्लेक्स फ्यूल में खरीद भी लूं जो कि नॉर्मल गाड़ी से थोड़ा सा महंगा ही होने वाला है, क्योंकि वो इक्विपमेंट, कई चीजें अपग्रेड आपको करनी है फ्यूल लाइन में, कई सारी चीजें जो आपको अपग्रेड करनी है, इंजेक्टर्स हो या कंप्लीट फ्यूल लाइन में जो चेंजेस हैं, उसको मैं तभी खरीदूंगा जब मेरे को एक्चुअली फायदा होगा। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप, जैसा कि क्रांति ने बताया कि फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप तो होगा क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी कम होती है इथेनॉल की। तो मेरे को पहले, मैं थोड़ा सा अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा दे रहा हूं, तो मेरे को फ्यूल जो रनिंग कॉस्ट है मेरी, या फ्यूल पे जो मेरा खर्चा है, वो एटलीस्ट कम आए। तो अगर वो 20 से 30% फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप मैं देख रहा हूं विद E85, क्या हाँ, यस, बोलिए विकास। तो अगर मैं वो ड्रॉप देख रहा हूं कि मेरी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप है, तो मेरी जो रनिंग कॉस्ट है उसमें भी वो ड्रॉप आना चाहिए। और ये काम एक्चुअली गवर्नमेंट का है। अगर गवर्नमेंट वो कर पाई तो आई डोंट थिंक बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि मैं ये क्यों लूं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप एक सस्ता फ्यूल खरीद ही रहे हो। तो क्रांति, अब दो तीन चीजें समझने वाली है। अभी तो वैसे इस कार का प्राइस अनाउंस नहीं हुआ, मैंने कुछ पोर्टल्स पे जरूर पढ़ा 8.5 लाख। तो मैं तो बिलीव नहीं कर पाया कि 8.5 लाख की गाड़ी होगी। रेगुलर वैगन आर जो है वो आ जाती है 5.5-6 लाख, मतलब आप वेरिएंट वगैरह आगे पकड़ लो उसके, पर बेस मॉडल या मिड मॉडल तो 5.5-6 लाख के बीच में आ जाता है। अब अगर 8.5 लाख रुपए दे के मैं वैगन आर खरीदूंगा फ्लेक्सी फ्यूल वाली, अभी तो हम E25 और 30 की बात कर रहे हैं, 20 तो हमारी गाड़ियों में डल ही रहा है, मैं उतना प्राइस भी ऊपर दूं और अगर एवरेज भी थोड़ा बहुत एडजस्ट होकर नीचे आ जाए, तो फिर एक ग्राहक के दिमाग में ये सब कुछ कैसे फिट होगा? प्राइस मैंने जो से पढ़ा है वो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं कि क्या सच में इतनी महंगी आएगी? जैसा कि हम सभी बातचीत कर रहे हैं, विकास ने भी कहा, और आमतौर पर जो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो बेस वेरिएंट, अगर हम पेट्रोल के किसी भी वेरिएंट को बेस माने, वहाँ कंपनी अपने मार्जिन को कम रख के भी, कॉम्पिटिटिव प्राइस रख के भी 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा तो आप मान के चलिए कि उन सभी अपडेशन में होगा, क्योंकि जो बदलाव है वो
ठीक ठाक है। चाहे फ्यूल लाइन की बात करो, जहाँ जहाँ से फ्यूल गुजर रहा है उसकी जैसा मैं बताया कि इथेनॉल के जो नेचर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है। वो कोल्ड स्टार्ट की थोड़ी समस्या होती है तो अलग अलग से हीटर की ज़रूरत होगी, उसमें डेंसिटी कम है तो वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, सेंसर चाहिए क्योंकि अलग अलग फ्लेक्स फ्यूल में अलग अलग ब्लेंड के जो फ्यूल होंगे तो उसको सेंस करने के लिए, तो कुल मिलाकर उसमें लागत तो है। अब कस्टमर की अगर बात करें तो आपको बेहतर होगा, एक एग्जांपल अगर हम दें विपिन की, वहाँ अगर हम ब्राज़ील के एग्जांपल को देखें तो वहाँ फ्लेक्स फ्यूल की जब आपके पास गाड़ी है तो आप मान लीजिए एक फ्यूल पंप पे फ्यूल स्टेशन के ऊपर गए, वहाँ आपने देखा कि आपके पास डिस्पेंसर है जिसमें रेगुलर फ्यूल है जो कि हमारे यहाँ भी E20 है, E20 है, E85 है, E100 है। और अगर आप देखें कि E100 मैं डालूंगा 1 लीटर और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी मुझे कम मिलेगी या E85 की फ्यूल एफिशिएंसी कम मिलेगी, तो कम से कम वो कीमत E85 की इतनी कम ज़रूर होनी चाहिए जो कि आपके इस फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप को न्यूट्रलाइज कर पाए। तो हाँ, फिर मैं रेगुलर E20 ना लेके मैं E85 की तरफ क्यों जाऊंगा जबकि मुझे पता है कि फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी। तब मैं देखूंगा नहीं E85 की कीमत कम है तो चलिए आज हम E85 ले लेते हैं। दूसरा जो हमें जानकारी मिली है कि मेरे ख्याल से 20% टाइप की जो कीमत है वो कम है वहाँ पर। अगर हम 85 की बात करें ब्राज़ील में, यहाँ पर वो ऑप्शन एक ज़रूर रखना चाहिए। और ग्राहक जैसा कि हम लोग ईवी के ऊपर कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, हिंदुस्तानी ग्राहक बहुत ही उस मामले में रैशनल हैं, ब्रूटल हैं। वहाँ उनको जो एमिशन है, फॉरेन एक्सचेंज है, उससे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ेगा कि इमीडिएट मेरे पॉकेट के ऊपर भार किसका कम पड़ रहा है। वहाँ पे कन्वर्जन के लिए, वहाँ पे अडॉप्शन के लिए मुझे लगता है कि उस कीमत को कम रखने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए हाँ एनवायरनमेंट है और जो दूसरे रीज़न है कि हम अपने फ्लेक्सी फ्यूल पर जाएं, वो भी बात समझ में आ रही है। बट ग्राहक तो ग्राहक जैसा ही सोचता है वो उससे ऊपर उड़ भी नहीं पाएगा और बहुत अपेक्षा आप कर भी नहीं सकते। विकास, अभी चलिए ये कार की तो एक बात होगी, लेकिन जो बाइक्स हैं जिनकी कीमत 72,000 80,000 रुपये और बाइक्स की कीमत तो उसके आसपास होती है, वो कितने सीसी की है, एग्जैक्टली कितना पावर देती है उसका मुझे आइडिया नहीं, आप बताएंगे। लेकिन वो जो दोनों मॉडल्स हैं हीरो के, और अगर वो फ्लेक्सिबल मॉडल है तो क्या वो आपको इफिशिएंट लग रहे हैं? अभी तो हमें नहीं पता कि 80 या 85 वाला फ्यूल आएगा तो उसकी कितनी कीमत होगी, बट 25-30 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक बाइक्स के केस में भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है कार्स से अगर आप कंपेयर करोगे। ऑलरेडी एक्चुअली हीरो ने एक अच्छा कदम उठाया, उन्होंने बोला कि अभी जो प्राइस है इससे भी शायद थोड़ी और कॉम्पिटिटिव हम रख पाएंगे। बट मेन फर्क वो नहीं होता। अगर आपका पेट्रोल का हीरो HF डीलक्स या स्प्लेंडर सेम प्राइस पे भी है जिस पर कि आपकी पेट्रोल आए या थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आए, असली फर्क जैसे कि हमने बोला तभी आएगा, तभी वो कन्विंस होगी जनता जब उनको वो सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है कि अगर नॉर्मल पेट्रोल 100 से 110 रुपए के बीच में मिल रहा है और फ्लेक्स फ्यूल अगर 20% के आसपास अगर उसकी प्राइस कम है तो ऑटोमेटिकली वो लुक्रेटिव डील बन जाती है लोगों के लिए। और आपने भी शायद ये छेड़ी बात और क्रांति ने भी एग्री किया कि हम एनवायरमेंट कॉन्शियस बायर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्प्लेंडर चलाने वाला जो बंदा है वो रोजमर्रा मतलब रोज अपनी वो गाड़ी चला रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चला रहा है, उसके लिए कॉस्ट सेविंग जो है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और क्योंकि वैगनार में भी आया, वैगनार भी वही गाड़ी है जो डे टू डे लोग चला रहे हैं, तो इन गाड़ियों में असली रनिंग कॉस्ट पे अगर फायदा है तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर कन्विंस कर पाओगे। इंस्टेड आप लोगों को ये बोलो कि इससे कि एनवायरमेंट सेव हो रहा है या फिर इससे फार्मर्स की इनकम जो है बढ़ रही है, आई थिंक ये सब चीजों पे कन्विंस नहीं होता कोई भी कस्टमर। जब लोगों को लगा कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शहर में मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है तो लोगों ने खुद ने लेना शुरू कर दिया विदाउट बीइंग एनवायरमेंटली कॉन्शियस। राइट और एक ऐसा देश जहाँ पर हमारे एडवर्टाइजमेंट ही ऐसे बनते हैं कि देती कितना है, मतलब, और बहुत ही कॉन्शियस देश की भाई गाड़ी का एवरेज क्या होगा, ये सबसे पहला सवाल होता है आज भी किसी कंज्यूमर के मन में हिंदुस्तान के अंदर। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद चलिए अगर मैं मानूं भी कि भाई आपके रेगुलर फ्यूल से या फॉसिल फ्यूल से अपनी डिपेंडेंसी हटानी पेट्रोल डीजल से और साथ में एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना ही रखना है, तो भी आपके पास दो विकल्प हो जाते हैं। दूसरा है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब जब बात होगी, कंपैरिजन होगा कि ईवी या फ्लेक्स फ्यूल, तो फिर मैं क्या चुनूं? फिर एक और सवाल आ गया कंज्यूमर के सामने। उस सवाल का जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद।
फ्लैक्सी फ्यूल क्या पैसा वसूल, क्योंकि देश के अंदर फ्लैक्सी फ्यूल कार लॉन्च हो चुकी है, मारुति ने की है। फ्लैक्सी फ्यूल बाइक्स लॉन्च हो चुकी है, हीरो ने की है, और कहा जा रहा है कि कुछ और पाइपलाइन में है। और देश में फ्लैक्सी फ्यूल की लगातार बातचीत हो रही है। सरकार हमें बता रही है कि अभी E20 पर है, आगे E25, 30 का प्लान है। और ये जो गाड़ियां लॉन्च हुई हैं ये तो एकोमोडेट कर सकती हैं E85, इनफैक्ट E100 तक, यानी कि फुल्ली ब्लेंडेड पेट्रोल जिसमें इथेनॉल की मात्रा E20, 35, 40 या 100 बताती है। तो इथेनॉल वाला पेट्रोल। और क्यों? क्योंकि हाँ, हमें अपने इंपोर्ट बिल्स को कंट्रोल करना है। हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं बाहर से पेट्रोल मंगाने में, पेट्रोल डीजल मंगाने में, और साथ ही एनवायरनमेंट की भी बात है। लेकिन उसके लिए एक और ऑप्शन भी होता है, वो है ईवीज़। तो अब अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, क्रांति और विकास दोनों हमारे साथ हैं, कि अब अगर हमें ये दोनों बातें ध्यान में रख भी लेनी है तो फिर ईवी भी है और फ्लैक्सी फ्यूल भी है, कौन बेहतर होगा? राइट क्रांति, तो अब कंज्यूमर के मन में अगला सवाल ये भी आ जाएगा, अगर मेरे को ये बातें ध्यान भी रखनी है और अल्टरनेटिव गाड़ी ही लेनी है तो मैं ईवी क्यों ना ले लूँ, फ्लेक्सी फ्यूल क्यों लूँ? यहाँ पे जो कस्टमर है, मेरे ख्याल से वो पहले ही इसका जवाब देना उन्होंने चालू कर दिया है। अगर हाल में जो हमारी बातचीत हुई है मारुति और टाटा मोटर्स के लीडरशिप से, उन्होंने साफ कहा है कि ईवीज़ की जो बुकिंग है, अगर टाटा की बात करें, लगभग 2.5 गुना बढ़ी है। हाल में उन्होंने एक नई गाड़ी ईवी भी अपनी पंच की थी लॉन्च, तो उसको अगर डिस्काउंट कर दे तो भी मारुति ने तो साफ ही कहा कि 40% उनके सीएनजी की बुकिंग या बिक्री बढ़ी है। ईवीज़ की बिक्री, उनके पास एक ही ईवी ऑप्शन है, तो वहाँ पर वो डबल हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो इथेनॉल को लेकर जो डिस्कशन चल रहा है, उससे एक थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कस्टमर्स में कि वो फाइनली जो बेस ब्लेंड है वो कहाँ जाके रुकेगा और हमारी गाड़ी उसके लिए कितना तैयार होगी। दूसरी चीज़, जो फ्लेक्स फ्यूल है, या विच इज़ 85 या E100 या E85 रेडी, वो गाड़ियों के लॉन्च तो हो गया, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने में कम से कम 1.5 साल और लगेगा। शुरुआती दौर में हम कुछ फ्यूल पंप पे देखेंगे टेस्ट होते हुए, फिर जैसा आपने भी बताया और जो हमारी भी रिपोर्ट्स बता रही है, 5000 फ्यूल पंप को सरकार ने ये नोटिस किया, वहाँ पे ये सेटअप लगेगा। तो इन द मीन टाइम, अभी के वक्त में मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तुरंत गाड़ी लेनी है, तो फिर आपके पास ऑप्शन भी बहुत नहीं है, और ईवीज़ थोड़े दिन के लिए आपके डिसीजन को फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा विकास, एक बात और, ईवी पे भी हम आते हैं, आपसे भी मेरे मन में सवाल है, लेकिन उससे ज़्यादा कि अब सीएनजी भी तो आपके पास है, तो सीएनजी वाली गाड़ियां लोग प्रेफर करते हैं। अभी भी सीएनजी और पेट्रोल की कीमत में बड़ी वो गैप थोड़ा नैरो हो गया है, लेकिन डिफरेंस तो है। तो क्या वो ऑप्शन किसी के मन में हो सकता है? और दूसरा ये कि अगर, चलिए ये तो एक बात हो गई, लेकिन मेरे पास कोई गाड़ी है जो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही खरीदी है, अब मैं कम से कम 7-8 साल तो उसको रखूंगा, तब ऐसे में ये जो फ्लेक्सी फ्यूल्स आएंगे, क्या ये मेरी गाड़ी के साथ एडजस्टेबल होंगे या मुझे वही पुराने फ्यूल पे ही चलना होगा, उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी हमेशा? मतलब ये 2-4 सवाल होंगे जो किसी भी कस्टमर के मन में आएंगे। आई थिंक सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर पे आके अल्टीमेटली रुक जाएंगी। जहां पर सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लोगों को नजर आ रहा है, जहां पर भी पब्लिक को, कंज्यूमर को फायदा सीधे तौर पर नजर आता है, वो उस दिशा में जाता है। एक गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, आप इन्फोर्स कर लीजिए कोई सी भी पॉलिसी, आप नए ऑल्टरनेटिव्स ले लीजिए, बट अल्टीमेटली अगर कंज्यूमर को सीधे तौर पर किसी चीज में फायदा दिखता है और कन्वीनियंस दिखता है, तो वो उस तरफ जाता है। मेरे हिसाब से अगर वो 5000 स्टेशन आ भी गए तो भी वो उतने इनफ शायद नहीं होंगे सभी के लिए। ईवीज अगर आप घर पे चार्ज कर पा रहे हो, अगर आपके चार्जिंग की कोई समस्या नहीं है, तो ईवीज मेरे हिसाब से एक बेटर ऑल्टरनेटिव हैं, स्पेशली अगर आप एक शहर में गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि आप इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के बाद भी वो जो पर यूनिट कॉस्ट आपकी चार्जिंग पे आएगी उसको मैच नहीं कर पाएंगे। मेरे को ये फ्यूचर दिख नहीं रहा है। हाँ, फ्लेक्स फ्यूल जिसको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, फिर वो देखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जैसे अभी सीएनजी में भी आपको थोड़ी बहुत देखना पड़ता है कि मेरे को एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट तो लगने वाले हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे पाए फ्लेक्स फ्यूल का, और एटलीस्ट मेजर हाईवेज पे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो फिर मुझे ये समझ में आता है। अदरवाइज अभी खुद मारुति ने भी इसे आप ये समझ लीजिए कि कंज्यूमर्स के लिए नहीं लॉन्च किया है, इसे टैक्सी मार्केट के लिए लॉन्च किया है, जिसमें कि इनिशियली कोई टैक्सी ऑपरेटर है जो कि दिल्ली में शायद ऑपरेट कर रहा हो, वहां पर अगर उसको फ्लेक्स फ्यूल की अवेलेबिलिटी मिल रही है, वो भी हायर ब्लेंड ऑफ फ्यूल मिल रहा है एट अ लोअर कॉस्ट, तो उसके लिए सेंस बनाएगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो ईवी अगर आप
कॉस्ट सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो अभी के लिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। राइट क्रांति, क्विकली आपने क्योंकि ब्राजील का कई बार एग्जाम्पल दिया, तो क्योंकि वहां पर ये अल्टरनेटिव फ्यूल काफी समय से इस्तेमाल हो रहा है और 85 तक वो चले गए, वहां पर किस तरह का रिस्पॉन्स है लोगों का, या वहां का मार्केट कैसा है, इफ एनी आइडिया? वहाँ का मार्केट अगर हम देखें, सबसे पहली जो चीज़ है, जो अगर हम यूएस ईरान वॉर को अगर इस तस्वीर से हटा दें तब मामला थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। वाई? बिकॉज वहाँ पे लगभग 5 दशक से ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम चल रहा है। तब जाकर मई के महीने में जो वहाँ पर जो बेसिक या बेस ब्लेंड है वो जाके 32% हुआ है। तो 50 साल के आसपास, थोड़ा सा उससे कम हो सकता है होगा, बट मोटे तौर पर इतने वक्त में उन्होंने 32 का आंकड़ा टच किया। हमने बहुत जल्दी 20 टच किया है, और अब बात अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से भी चल रहा है कि E25 की का जो टेस्टिंग है वो भी चल रहा है कि जो मौजूदा गाड़ियां हैं उसके ऊपर E25 का असर क्या होता है। ऐसी खबर है कि इस तरह के टेस्टिंग चल रही है। जो मोटे तौर पर जो अभी की स्थिति में अगर हम देखें तो वो वही है कि अगर फ्यूल पंप पे आप जाएं और वहाँ पे अगर आप अगर ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ आपको अलग अलग वर्जन वाले, अलग अलग ब्लेंड वाले डिस्पेंसर आपको मिलेंगे, और उनकी कीमतें जो हैं अलग अलग हैं, और कीमतें जो कहेंगे डायनामिक भी हैं। तो वहाँ पर कीमतें ऊपर नीचे होती रहेंगी। उस दिन आप हो सकता है कि आप बेस पेट्रोल खरीदें, आपके पास एक मान लीजिए फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी है जो 85 तक का इथेनॉल झेल सकती है। आप देख रहे हैं कि अच्छा इथेनॉल E85 में मेरा जो मैथमेटिक्स है वो सही से बैठ नहीं रहा है, तो मैं आज बेस पेट्रोल ही ले लेता हूँ और वहाँ से लेके गाड़ी लेके चल रहा हूँ। अलग नहीं तो आपको E85 में लग रहा है कि हाँ इसकी कीमत आज ठीक है, काफ़ी कम है, तो फिर मैं इथेनॉल E85 लेके चल रहा हूँ। तो वहाँ पर स्थिति एक तो ऑब्वियसली बहुत दिनों से चल रहा है, मैकेनिज्म को डेवलप, ये पूरे इकोसिस्टम को डेवलप इवॉल्व करने में काफ़ी उसको वक्त मिला है। प्लस वहाँ ओवरऑल मेरे ख्याल से एक जो चीज़ है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते, रेनफॉल भी वहाँ पर अगर आप देखें तो भारत के मुकाबले कहीं ज़्यादा। तो एक ये अभी की समस्या नहीं है क्योंकि अभी हम लोग ओवर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं भारत में, लेकिन आने वाले टाइम में जब इसको और बड़ा करेंगे हो सकता है कि वो एक मुद्दा हो। तो राइट, अभी चूंकि आई थिंक ये पूरा सिनेरियो बड़ा इवॉल्विंग सा है, तो कुछ भी कॉन्क्रीट कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा। सरकार कोशिश इसीलिए ये सब कुछ कर रही है ताकि हमारा इंपोर्ट बिल थोड़ा कम हो। अभी की सिचुएशन ने उस बात को और पुश किया कि भाई हमारी निर्भरता, और वो अच्छी बात भी है अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन ऑलरेडी हमने ईवी पर इतना काम कर लिया है, फ्लेक्सी फ्यूल पे भी कर रहे हैं, लेकिन ये कंसोलिडेट कहाँ होगा? या फिर इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मार्केट है जिसमें सब कुछ चल जाएगा? आई थिंक थोड़ा सा रुक के देखना होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फिलहाल बाकी अभी जिसको कार खरीदनी है, जिसको डिसीजन लेना है, इनफैक्ट बाइक भी खरीदनी है, कहीं फ्लेक्सी फ्यूल दिमाग में है, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने उनको एक राय दे दी है कि आपको अभी के लिए कैसे आगे बढ़ना है। बाकी और थोड़ा वक्त निकलने देते हैं, फिर एक बार चर्चा करेंगे इस पर कि ये सिनेरियो कैसे आगे जा रहा है। बहुत शुक्रिया क्रांति और विकास हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।